नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 15 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप अब तक स्टेट ऑफ हार्मोज के नाम पे इंश्योरेंस और बीमा बांटने की बात कर रहा था, जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि आप हमको पैसा दो, हम स्टेट ऑफ हार्मोज से आपके जहाज को सुरक्षित पार करवाएंगे। आज वह डोनाल्ड ट्रंप चाइना, ब्रिटेन और जापान से भीख मांग रहा है, और ये भीख कौन सी है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही सबसे बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है कि जिस टेक्नोलॉजी के दम पे ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश इजराइल ने की थी, जिस टेक्नोलॉजी के दम पे अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया पर राज करने की बात करते हैं, उसी टेक्नोलॉजी को रिवर्स करके ईरान ने ऐसा इंपैक्टफुल हमला किया है कि इस हमले के बाद समझ नहीं पा रहा इजराइल की आखिर इसका जवाब कैसे दे। और साथ ही क्या बेंजामिन नेतन्याहू मारा गया, क्या बेंजामिन नेतन्याहू एक हमले में खत्म हो गया, ऊपर पहुंच गया, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे। और साथ ही रेजा पहलवी जो ताक में बैठा है कि ईरान की कुर्सी हमको मिल जाए, उस रेजा पहलवी ने फाइनली अपना एक वीडियो जारी किया और क्या कुछ कहा, इससे ईरान को कितना सतर्क रहने की जरूरत है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही ईरान के हमलों को रोकने के लिए बाकायदा एक खास ड्रोन अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करने जा रहा है, और ये ड्रोन कौन सा है, इसमें क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही ईरान और इजराइल की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं, आपके दिमाग में कौन सही है कौन गलत है, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका ओपिनियन बड़ा मायने रखता है, इस वजह से कमेंट करिएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताऊंगा। और सबसे पहली खबर मैं आपको स्टेट ऑफ हार्मोज की बताऊंगा। आपको याद होगा कल रात 3 बजे जो मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगर हमें 20 अरब डॉलर मिल जाए, छोटी मोटी रकम नहीं, 20 अरब डॉलर मिल जाए तो हम उस जहाज को पार लगा देंगे जो जहाज हमें 20 अरब डॉलर देगा। यानी सिक्योरिटी की पूरी गारंटी ऐसे बताई थी कि भाई साहब आप हमें 20 अरब डॉलर दो, हम आपके जहाज के इस तरफ अपना एक नेवी का जहाज लगा देंगे, दूसरी तरफ दूसरा जहाज लगा देंगे, और बीच में आपको वीआईपी पासिंग की तरह स्टेट ऑफ हार्मोज हम पार करवाएंगे। अब ये बयान 24 घंटे पुराना भी नहीं हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान दिए 24 घंटा भी नहीं बीता था कि डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा बयान आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वैसे तो हमने ईरान के मिलिट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, तवज्जो दीजिएगा, वैसे तो हमने ईरान के मिलिट्री, ईरान की नेवी, ईरान के एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन यार पता नहीं क्यों ऐसा है कि ईरान छोटे मोटे ड्रोन मार देता है, ईरान छोटी मोटी मिसाइल मार देता है, और ऐसे हाल में ईरान को रोकना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा। तो एक काम कीजिए आप लोग, हाथ जोड़ रहा हूं, एक काम कीजिए आप लोग, चाइना भैया तुम आ जाओ, साथ ही जापान भैया तुम आ जाओ, और ब्रिटेन यार तुम भी आ जाओ, और 2-4-6 देश और आ जाओ, सब लोग मिलके जाएंगे, जॉइंट ऑपरेशन जब स्टेट ऑफ हार्मोज में चलाएंगे तब जाके हमारी सिक्योरिटी मजबूत हो जाएगी और स्टेट ऑफ हार्मोज से जहाज पार हो जाएंगे। अब सोचिए, पहले तो ये बंदा कहता है कि हम जंग जीत गए, ईरान के पास कुछ है ही नहीं, बाद में कहता है कि हमें पैसे दो तो हम सिक्योरिटी की गारंटी लेंगे, और उसके बाद क्या कि भैया हमारे बस का नहीं है, सब लोग आ जाओ। यानी 48 घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बयान बदल दिया, और तीनों बयानों पे अब पूरी दुनिया हंस रही। और असल कहानी ये है कि इनके ही लोगों से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि ईरान के साथ जंग लड़ते हुए अमेरिका के कितने सैनिक मारे गए, कितने सैनिक मारे गए, तो इस पर कोई जवाब नहीं था। पत्रकारों ने कैसे सवाल पूछा और अमेरिका के ऑफिशियल कैसे जवाब देने से भाग रहे हैं, उसका एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखिए। No doubt. Yeah, right there, green jacket. Mike Bress with the Washington Examiner. How many American casualties have there been, and where were the American service members when they were injured? I mean, it's a bunch of return to duty. So we've had the large majority have gone in for some medical treatment and return to duty. We've had in Kuwait, Jordan, down across the southern flank a little bit, a variety of places, most from one-way attack strikes. But I want to clarify that. I think what we've tried to do here is clarify those numbers rather than saying KIA or WIA, wounded. Be more clear about that because the overwhelming majority, almost 90%. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अमेरिका के ऑफिशियल
कोई भी आंकड़ा, कोई भी डेटा देने से भाग रहे। और इसी बीच अब कहानी सुनिए कि जिस बम के दम पे, जिस ताकत के दम पे इजराइल और अमेरिका पूरी दुनिया को दहलाने की कोशिश करते थे, 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने उसी ताकत को ही अपना हथियार बना लिया। दरअसल इजराइल के पास क्लस्टर बम था। क्लस्टर बम का मतलब यह है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वारहेड लेके कोई मिसाइल जाती है। अब ये मिसाइल जब जाएगी इजराइल के ऊपर तो इजराइल अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक्टिव करेगा, उससे एक इंटरसेप्टर निकलेगी। लेकिन ये मिसाइल यहां से यहां तक पहुंची, इधर इंटरसेप्टर एक मिसाइल छोड़ के यहां तक पहुंचा, कॉन्फिडेंस में कि भाई इससे हम टकराएंगे, ये भी डिस्ट्रॉय, जमीन पे कोई इंपैक्ट नहीं। लेकिन सुनिए, जैसे ही ईरान की क्लस्टर मिसाइल यहां तक पहुंचती है, अचानक से इसका वारहेड ओपन हो जाता है और अंदर से सैकड़ों बम गिरते हैं। अब एक बम को तो इजराइल की इंटरसेप्टर में भी इंटरसेप्ट कर ले, लेकिन बाकी की 99 का क्या? सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 12 दिन की जंग में इजराइल ने किया था, जिससे ईरान में इतने लोग मारे गए थे। लेकिन 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने कहा कि बाबू तुमने बनाया है और हम हर चीज बनाने में तुम्हारे बाप हैं। एक ऐसा क्लस्टर बम बनाया जो 100 वारहेड लेके जाता है, 100 जगहों पे हमला करता है। और इस वजह से इस समय कहानी ये है कि तेल अवीव दहल रहा है, साथ ही हाइफा पोर्ट खत्म है। इजराइल का जो सेंट्रल पार्ट है वहां पे भी अलग अलग तस्वीरें आई, जिसमें हमने आपको ऑलरेडी दिखाया कि किस हिसाब से तबाही का मंजर है, किस हिसाब से डिस्ट्रैक्शन है। और खबरें तो दोस्तों यहां तक उड़ी कि बेंजामिन नेतन्याहू भी मारा गया। हालांकि ये खबर अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। अलग अलग जगहों पे जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसके जिंदा होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन लगातार ऐसे र्यूमर जब उठते हैं तो सवाल भी उठता है कि क्या सच में बेंजामिन नेतन्याहू मारा गया। तो मैंने ग्रोक से पूछा, अलग अलग जो और सिस्टम है जो खबरों को चेक करके बताते हैं उनसे पूछा, रेजाग्राफी भाई से मेरी बात हुई। हम सबके पास अभी तक ऐसा कोई इनपुट नहीं आया कि बेंजामिन नेतन्याहू मारा गया। अभी तक की कहानी है कि बेंजामिन नेतन्याहू सेफ है। और अगर ऐसी कोई खबर आप तक लोग पहुंचा रहे हैं, अगर ऐसे लोग मे भी वो टोपी लगाए, दाढ़ी बड़ी किए, अल्लाह ताला का नाम लेके, ईमान का नाम लेके, मुसलमान का नाम लेके आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, आपसे पैसे भी कमाएंगे, ऐसे लोगों की खबरों से आप बचे रहिएगा। ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये लोग केवल मुसलमानों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, उससे व्यूज और पैसा छापते हैं। इस बात को आप समझिएगा। खैर, इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही कि जब अमेरिका हर तरफ से हार गया, तमाम डिफेंस सिस्टम लगा दिए, तमाम फाइटर जेट भेज दिए, जिस B-2 बॉम्बर का इतना हुआ था उसने कोई जलवा जलाल किया नहीं, जिस मिसाइल का इतना जलवा था कि भाई साहब टॉम हॉक मिसाइल मार दी, वो टॉम हॉक मिसाइल टॉमी बन गई। तो अब कहानी ये है कि पहली बार अमेरिका 10,000 मेरोब किलर ड्रोन भेजेगा। अब ये मेरोब किलर ड्रोन क्या है और इसकी कहानी क्या और ये 10,000 का आंकड़ा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो मेरोब किलर ड्रोन होता है वो एक बड़ा सस्ता ड्रोन होता है और इसमें AI सिस्टम होता है, इसमें सस्पेंशंस लगे होते हैं और साथ ही सेंसर्स होते हैं। तो अगर ईरान ने कोई मिसाइल लॉन्च की तो ये जो मेरोब ड्रोन है ये उस मिसाइल को सेंस करेगा और सेंस करने के बाद उस मिसाइल से या फिर उस शाहिद ड्रोन से जाके टकराएगा और टकराने के बाद, यानी एक तरह से सुसाइड ड्रोन है, सुसाइडल ड्रोन, कि उससे टकरा के खुद भी दग जाएगा, वो भी फ्लास्ट हो जाएगा और खतरा टल जाएगा। लेकिन अब कहानी सोचिए, ये ड्रोन 100 भी आ सकते थे, चलिए 500 आ सकते थे, और आंकड़ा बढ़ाते हैं 1000 आ सकते थे, लेकिन 10,000 क्यों? अब 10,000 का आंकड़ा ये बात साफ तौर पे दोस्तों बता देता है कि अमेरिका को भी ये बात बड़े अच्छे से पता है कि ईरान कम से कम 10,000 शाहिद ड्रोन रखे हुए हैं। 3,000 की बात हुई थी स्टार्टिंग में, जब जंग शुरू भी नहीं हुई थी, ये कहा गया था कि 3,000 मिसाइल ड्रोन है, तो उनको मारने के लिए 10,000 ड्रोन क्यों? और जंग इतने 15 दिन बीत भी गई। इसका मतलब अमेरिका को यह बात पता है कि ईरान का जखीरा खत्म होने वाला नहीं है और इस वजह से 10,000 मेरोब ड्रोन भेजा है। और ये वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल अब तक यूक्रेन करता था रशिया के शाहिद ड्रोन से बचने के लिए। चूंकि आपको पता होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो शाहिद ड्रोन है उसको भर भर के ईरान ने रशिया को दिया था। हालांकि रशिया ने अभी तक कुछ मदद नहीं की, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। मे भी उसकी अपनी कोई मजबूरी हो, ज़्यादा किसी देश के रिश्ते के बीच हम आप दखल नहीं दे सकते, लेकिन एज ए व्यूअर ये मलाल तो आपके भी दिल में होगा कि भाई जब आप जंग में थे तो ईरान ने आपकी इतनी मदद की, लेकिन आज ईरान जंग में है तो आपने कुछ नहीं किया। लेकिन अच्छा हुआ नहीं किया, बहुत अच्छा हुआ। पूछिए क्यों? अगर रशिया मदद करता तो पूरी दुनिया ये कहती कि देखो यार ईरान कुछ नहीं कर सकता था, वो तो रशिया ने मदद की तो ईरान ने इतना तीर मारा। लेकिन आज ईरान को किसी की जरूरत नहीं है और रशिया ने मदद न करके भी ये प्रूव कर दिया कि ईरान अकेला काफी है।
खैर इसी बीच एक शख्स जो जब से वो पैदा हुआ है उसके जीवन का एक उद्देश्य है कि कैसे मैं ईरान का सर्वोच्च नेता बन जाऊं, जैसे हमारे राहुल गांधी साहब हैं, उनके भी जीवन का एक उद्देश्य कि कैसे एक बार प्रधानमंत्री बन जाऊं। ठीक है, ऐसे रेजा पहलवी है, उसने वीडियो जारी किया। रेजा पहलवी ने कहा कि हमारा पूरा प्लान रेडी है, पूरा प्लान कि कैसे सत्ता परिवर्तन करना है, कैसे क्या करना है। मतलब अमेरिका के गोद में बैठ के रेजा पहलवी उछल उछल के क्या बोल रहा, थोड़ा सा सुने आप। همیهنان عزیزم، برای آنکه ایران با سقوط جمهوری اسلامی دچار گسست در اداره کشور نشود، در ماه‌های گذشته دو کار مهم به طور همزمان در دست انجام بوده است. نخست تدوین یک برنامه روشن برای اداره کشور در چارچوب پروژه شکوفایی ایران. دوم، شناسایی و برگزیدن زنان و مردان شایسته برای حضور در سامانه گذار و اجرای این برنامه. در این فرایند هم‌میهنان بسیاری با تجارب ارزشمند و تخصص مورد نیاز کشورمان آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی کشور و خدمت به میهن اعلام کردند. این روند در چارچوب کمیته بررسی و گزینش इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि रेजा पहलवी उछल उछल के बता रहा कि मेरे पास ये प्लान है। अरे भैया अपने पापा से पूछो, डोनाल्ड ट्रंप से, उसके पास जंग से बचने का क्या प्लान है, और अगर उसी के पास कोई प्लान नहीं है तो तुम्हारे प्लान का मतलब क्या बना। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर एक अफसोसनाक खबर ईरान से निकल के सामने आई है कि ईरान के ऊपर इजराइल ने पिछले 24 घंटों के अंदर 200 से ज्यादा बार एयर स्ट्राइक की, 200 से ज्यादा बार। और दो वरिष्ठ जो खुफिया विभाग के अधिकारी थे, नाम आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, आईडीएफ ने बाकायदा रिलीज किया है और दावा किया है कि इजराइल के इन हमलों में 2 खुफिया वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौत हुई है। हालांकि तस्वीरें अभी तक क्लियर नहीं है, नाम क्लियर है, लेकिन अगर आईडीएफ ने यह दावा किया है तो देखिए आईडीएफ के दावे को हम झूठा करार नहीं दे सकते, क्योंकि आईडीएफ ने अभी तक जितने दावे किए हैं 99.99% आईडीएफ के दावे सही साबित हुए हैं। खैर, एक दो शहादत से ईरान को फर्क नहीं पड़ने वाला। और अब सुनिए कहानी, जिस कहानी को मैं आपको अब तक बताना चाह रहा था। आपने पिछले कई दिनों में यह चीज नोटिस की होगी कि ईरान जितना इजराइल को नहीं मार रहा, जितना अमेरिका के अलग अलग बेसिस को नहीं मार रहा, उससे कहीं ज्यादा दुबई को मार रहा। और ये सवाल मेरे जहन में भी था कि भैया दुबई के पीछे ईरान हाथ धो के क्यों पड़ा है। तो अब अब्बास अराची का बयान सुनिए। दरअसल जो ईरान है उसका एक आइलैंड था, खर्ग आइलैंड, और जिसपे बाकायदा हमला किया था अमेरिका ने। और यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो भी जारी करते हुए बताया था कि इस जगह से ईरान के 90% तेल का व्यापार होता है। मतलब ईरान की इकोनॉमी पे बड़ी चोट। अब ये हमला किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, ईरान को बड़ा झटका भी लगा। लेकिन जब ईरान के लोगों ने इस चीज़ की जांच पड़ताल की, ईरान के लोगों ने पता करना शुरू किया कि आखिर ये हमला हुआ कैसे, हमारी सिक्योरिटी फेल कैसे हो गई, हमसे कहाँ चूक हो गई, हम कहाँ फेल हो गए। तब जांच पड़ताल में पता चला कि जिस मिसाइल को मारा गया था वो तो बड़ी लो रेंज मिसाइल थी, 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर रेंज की मिसाइल थी। और 50-100-200 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइल है वो मिसाइल कहीं और से नहीं, दुबई से आई थी। मतलब दुबई से हमला करने की परमिशन अमेरिका को मिली और दुबई की जमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका ने हमला किया। और इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात दोस्तों आप जानिए, जिन जगहों से हमला किया गया वो जगह मेन पॉपुलेशन के बीच में थी। और इसी के बाद अब्बास अराची ने कहा था कि हम दुबई से बदला लेंगे, लेकिन हाँ, एक इंसानियत, एक मानवता हम दिखाएंगे। हम कभी भी आबादी वाले इलाकों पे हमला करके जेनोसाइड वाला काम नहीं करेंगे। ये बात अब्बास अराची ने साफ तौर पे कही। और इसके अलावा दोस्तों अब्बास अराची ने वो बयान दिया जिस बयान से हमारे देश के जो मोदी के सपोर्टर है ना, उनको एक बड़ी सीख मिलनी चाहिए। और उन तक आप ये वीडियो शेयर करके पहुंचाइएगा। अब्बास अराची ने कहा कि पिछले कई महीनों से भारत के ऊपर प्रेशर बना के अमेरिका ने भारत को मना लिया था कि आप रशिया से तेल ना लो, आप रशिया से तेल ना लो, ईरान का चाबहार पोर्ट बंद करो। लेकिन ईरान वो ताकत है जिसने 1 हफ्ते 2 हफ्ते की जंग में अमेरिका को इतने घुटने पे ला दिया कि आज अमेरिका उसी भारत के पास फोन करके कहता है कि भैया रशिया से तेल ले लो यार, हम तेल नहीं दे पाएंगे, तुम रशिया से तेल ले लो, हमारी तुम्हारी कोई ट्रेड डील अब काम नहीं करेगी। और साथ ही बात कराओ यार पजेश्कियन से, सीज फायर करा दो। और मोदी साहब ने पजेश्कियन से बातचीत भी की थी, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
ये जज्बा अब्बास अराची का है, तो क्या सेम लेवल पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते कि हमें जो करना होगा हम करेंगे? और हो सकता है अगर हम स्टैंड लेके खड़े होते तो आज हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो ट्वीट करते, एस जयशंकर साहब ट्वीट करते कि भारत के पास वो जज्बा है कि भारत ने अब अमेरिका को ये सिखा दिया और अमेरिका को इतना मजबूर कर दिया कि अमेरिका सबसे चीख चीख के कह रहा कि यार तेल रशिया से ले लो, लेकिन भारत नहीं कर पाया और यहां से हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची जब अब्बास अराची ने बात बोली। तो खैर इसी बीच दोस्तों नीदरलैंड से बड़ी अपडेट आई है और आपको बड़ी चेतावनी के साथ बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इस खबर को और वो रिएक्शन दीजिएगा जो एक इंसान का होता है। नीदरलैंड में एम्स्टर्डम एक बड़ी मशहूर जगह है और खबर दोस्तों ये निकल के सामने आई है कि एम्स्टर्डम में एक जेविश स्कूल में ब्लास्ट हुआ। स्कूल में कौन पढ़ता है? बच्चे। अब बहुत सारे ऐसे एग्रेसिव किस्म के लोग होंगे जो खुश हो जाएंगे, लेकिन हमारा आपका वो काम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बच्चे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी देश के हों, अगर बच्चे मरते हैं तो सबसे पहले हमको आपको बढ़ के उस चीज़ को कंडेम करना पड़ेगा, भले ही सामने वाला कितना बड़ा शैतान हो, और ये बताना पड़ेगा कि हम आप शैतान नहीं हैं। तो इस हमले की हमको आपको कंडेमेशन करनी पड़ेगी। मैं कंडेम्ड करता हूं, ऐसे हमलों का स्कूल में नहीं होना चाहिए। खैर दोस्तों, इधर इजराइल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक वीडियो निकल के सामने आई जिसमें दिखाया गया कि वेस्ट बैंक के अंदर एक घर को निशाना बना के इजराइल ने बम फोड़ा और उस घर को गिरा दिया। वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक घर को टारगेट करके इजराइल ने निशाना बनाया वेस्ट बैंक के अंदर, और ये घर एक फिलिस्तीनी कैदी का था। यानी इस शख्स को, फिलिस्तीन का ये शख्स था, इसको इजराइल ने पकड़ के जेल में डाला था और फाइनली उसके घर को भी मिसाइल से उड़ा दिया। अब ऐसा क्यों किया, क्या वजह है, क्या कहानी है, ये तो ऊपर वाला जाने। खैर इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। भारत और ईरान की दोस्ती में ईरान ने फिर से अपना दिल दिखाया और कहा, क्योंकि भारत ने एक समय पे ईरान पे बड़ा एहसान किया था, बहुत सारी मददें की थी। ऐसा नहीं कि ईरान ने कुछ किया है तो एहसान किया है, हमने भी किया, ईरान ने भी अपना वो सबूत दिखाया कि हाँ ईरान भी मर्दों का देश है। क्योंकि बहुत सारे एहसान फरामोश है। तुर्की की हमने इतनी मदद की, तुर्की पाकिस्तान की मदद करने बैठ गया, लेकिन ईरान एहसान को नहीं भूला। ईरान ने भारत की जहाज़ों को सेफ पासेज दिया, अब बाकी पूरी दुनिया छटपटा रही है। खैर तो फिलहाल जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा, और कोई भी खबर आपसे मिस ना हो इस वजह से चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दे। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त करे।